एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप बिना सोचे जवाब दीजिए। 2+2 4। बिल्कुल सही। लेकिन अब जब मैं पूछता हूं 17 24, तो आप रुक जाते हैं ना। यहीं से आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि आपका दिमाग दो अलग तरीकों से सोचता है। एक जो पल भर में डिसीजन ले लेता है और दूसरा जो धीरे सोचता है लेकिन ज्यादा समझदारी से सोचता है। और इन दोनों को हम कहते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 वो है जो तेज है, इमोशनल है, बिना पूछे चलता है, बिना परमिशन डिसीजन ले लेता है। और सिस्टम 2 वो है जो धीमा है, लॉजिकल है, मेहनत करता है और हर डिसीजन पर सवाल उठाता है। जब आप सड़क पार करते हुए अचानक गाड़ी देखकर पीछे हट जाते हैं, वो सिस्टम 1 होता है। और जब आप टैक्स फॉर्म भरते हैं या कोई बड़ा लाइफ डिसीजन लेते हैं, वो सिस्टम 2 होता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा सिस्टम 1 फेरारी है और सिस्टम 2 बस एक साइकिल। सिस्टम 1 का काम है चेहरा देखकर मूड पहचान लेना, आवाज सुनकर खतरा समझ लेना, 2+2 4 बोल देना और किसी इंसान को देखकर तुरंत जजमेंट बना लेना। आप किसी को अच्छे कपड़ों में देखते हैं और दिमाग बोल देता है ये सफल होगा। आप किसी को खराब कपड़ों में देखते हैं और दिमाग बोल देता है इसका स्टेटस कम होगा। ये सब ऑटोमेटिक जजमेंट होते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पर किसी को महंगी गाड़ी, बड़ी घड़ी और लग्जरी कैफे में देखते हैं और आपका दिमाग तुरंत बोलता है इसकी लाइफ सेट है। आपको ये नहीं दिखता कि वो लोन में हो सकता है, ईएमआई में हो सकता है या सिर्फ फेक स्टाइल दिखा रहा हो। सिस्टम 1 वही सच मान लेता है जो दिखता है। और जब बात सिस्टम 2 की आती है तो वो तब एक्टिव होता है जब मामला कठिन होता है, जब आपको कैलकुलेशन करनी होती है, जब तुलना करनी होती है, जब इमोशन को कंट्रोल करना होता है। लेकिन याद रखिए सिस्टम 2 आलसी होता है, उसे मेहनत पसंद नहीं। वो चाहता है कि सिस्टम 1 डिसीजन ले और वो बस स्टाम्प लगा दे, अप्रूव्ड। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है आप खुद डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में आपके 80-90% डिसीजन सिस्टम 1 लेता है। आप सोचते हो मैं लॉजिकल सोच रहा हूं, लेकिन अंदर से आप डर से, लालच से और समाज को इंप्रेस करने के लिए डिसीजन ले रहे होते हो। इसी वजह से लोग गलत शेयर लेते हैं, गलत रिश्तों में फंसते हैं और गलत बिजनेस पार्टनर चुन लेते हैं और फिर बोलते हैं यार गलती हो गई। लेकिन सच ये है कि वो गलती नहीं थी, वो ऑटोमेटिक डिसीजन था। और अभी आपने सिर्फ इतना जाना है कि आपका फास्ट ब्रेन कैसे काम करता है और आप लॉजिकल कम और ऑटोमेटिक ज्यादा सोचते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आप आधी जानकारी में पूरी कहानी कैसे बना लेते हो और कैसे आपका ही दिमाग आपको रोज चुपचाप धोखा देता है। पार्ट 1 में आपने देखा कि आपका सिस्टम 1 कितनी तेजी से डिसीजन लेता है और कैसे आपको लगता है कि आप लॉजिकल सोच रहे हो जबकि असल में आप ऑटोमेटिक रिएक्ट कर रहे होते हो। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे ऑटोमेटिक डिसीजन हमेशा सही होते हैं? जवाब है नहीं। और यहीं से शुरू होता है ह्यूरिस्टिक्स और बायस का खेल। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है दिमाग के शॉर्टकट, यानी दिमाग बोलता है कि हर चीज का पूरा एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, चलो शॉर्ट रास्ता पकड़ लेते हैं। शॉर्ट रास्ता तेज होता है लेकिन सही नहीं होता। और यही शॉर्टकट जब आप पैसा, करियर, बिजनेस और रिश्तों में लगाते हो तो धीरे धीरे आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। जैसे पहला बायस है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, जिसमें इंसान एकाध उदाहरण देखकर पूरी सच्चाई मान लेता है। आपका एक दोस्त क्रिप्टो में पैसा कमा लेता है और आप मान लेते हो कि क्रिप्टो में सब अमीर हो रहे हैं। बिना नॉलेज के पैसा लगा देते हो और फिर फंस जाते हो, क्योंकि आपने एक आदमी को पूरा सिस्टम मान लिया। दूसरा बायस है एंकरिंग इफेक्ट, जिसमें पहला नंबर आपके दिमाग में लॉक हो जाता है। जैसे दुकान में लिखा होता है 9,999 का जैकेट आज सिर्फ 3,999 में। आपको लगता है कितना सस्ता मिल रहा है, जबकि सच्चाई ये होती है कि 9,999 सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिखाया गया था। तीसरा बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक,
जिसमें जो चीज आप ज्यादा देखते हो वही आपको ज्यादा सही और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। न्यूज में 2 फ्लाइट क्रैश दिख जाए तो आपको लगता है फ्लाइट खतरनाक है। सोशल मीडिया पर सबकी लग्जरी लाइफ दिखे तो आपको लगता है कि सब अमीर हो गए हैं और आप पीछे रह गए हो, जबकि हकीकत ये होती है कि आप सिर्फ हाईलाइट देख रहे होते हो, पूरी फिल्म नहीं। और चौथा बायस है लॉस एवर्जन, जिसमें नुकसान का दर्द मुनाफे की खुशी से 2 गुना ज्यादा लगता है। इसीलिए लोग गलत शेयर को पकड़े रहते हैं, गलत रिश्ते नहीं छोड़ पाते और गलत पार्टनर के साथ अटके रहते हैं, क्योंकि उन्हें लॉस फील नहीं करना होता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब गलती हो जाती है तो दिमाग खुद को सही साबित करने के लिए नई कहानी बना लेता है। टाइमिंग गलत थी, मार्केट खराब था, लोग गलत थे, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि डिसीजन गलत था। और यहीं से इंसान सीखना बंद कर देता है और जिंदगी एक ही गलती बार बार दोहराने लगती है। और अभी आपने सिर्फ ये देखा है कि आपका ही दिमाग कैसे आपको शॉर्टकट दिखाकर रोज चुपचाप गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस ही कैसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि आपका दिमाग कैसे ऑटोमेटिक फैसले लेता है और कैसे शॉर्टकट लेकर आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन अब जिस चीज की बात होने जा रही है वो सबसे महंगी गलती है, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी जरूरत से ज्यादा खुद पर भरोसा। हर इंसान अंदर से मानता है कि वो एवरेज नहीं है, वो स्पेशल है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी ड्राइविंग बेस्ट है, उनका जजमेंट तेज है और उनका फ्यूचर प्लान परफेक्ट है, जबकि हकीकत यह है कि गणित के हिसाब से सब लोग सबसे बेहतर नहीं हो सकते। फिर भी दिमाग को ये मानना अच्छा लगता है कि मैं अलग हूं। यही वजह है कि हर साल लाखों स्टार्टअप शुरू होते हैं और ज्यादातर फेल हो जाते हैं, लेकिन हर फाउंडर यही सोचता है कि वो उन फेल होने वालों में नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि खुद को धोखा देना होता है। इसके बाद आता है हाइंडसाइट बायस, जिसमें कुछ हो जाने के बाद दिमाग कहता है, मुझे पहले से पता था ऐसा ही होगा। शेयर गिर गया तो कहते हैं, पहले से पता था क्रैश आएगा। रिश्ता टूट गया तो कहते हैं, मुझे शुरू से ही फील आ रही थी। जबकि सच्चाई यह है कि पहले कुछ भी क्लियर नहीं होता। इंसान बाद में कहानी बनाता है ताकि वो खुद को समझदार साबित कर सके। फिर आता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जिसमें इंसान को लगता है कि सब उसके हाथ में है, मार्केट उसके कंट्रोल में है, लोग उसके कंट्रोल में है, फ्यूचर उसके कंट्रोल में है। जबकि सच ये है कि इंसान सिर्फ अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकता है, रिजल्ट को नहीं। जैसे जुए में जीतने वाला अपनी जीत को स्किल कहता है और हारने वाला हार को बदल किस्मती कहता है, जबकि दोनों में किस्मत का रोल बहुत बड़ा होता है। यही नहीं, पूरा शेयर मार्केट, बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया सिर्फ नंबरों से नहीं चलती, बल्कि डर, लालच, उम्मीद और ओवर कॉन्फिडेंस से चलती है। मार्केट ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं अब हमेशा ऊपर ही जाएगा। मार्केट गिरता है तो लोग सोचते हैं अब सब खत्म, जबकि दोनों ही सोच गलत होती है। और सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर हम अपनी फीलिंग पर कब भरोसा करें और कब नहीं। सच ये है कि फीलिंग तब काम करती है जब किसी के पास सालों का रियल एक्सपीरियंस हो और तुरंत फीडबैक मिलता हो, जैसे डॉक्टर, फायर फाइटर या खिलाड़ी। लेकिन जहां रैंडमनेस ज्यादा हो, जैसे शेयर मार्केट या क्रिप्टो, वहां फीलिंग ज्यादातर भ्रम साबित होती है। और सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है कि इंसान अपनी गलती मानने से डरता है। वो कहता है टाइम गलत था, पार्टनर गलत था, मार्केट खराब था, लेकिन ये नहीं कहता कि डिसीजन गलत था। और जब तक इंसान ये नहीं मानता, तब तक सीखना शुरू ही नहीं होता। और इसी वजह से जिंदगी वही गलती नए नाम से बार बार दोहराती रहती है। और अभी आपने सिर्फ ये जाना है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन अब आगे जो आने वाला है वो सीधे आपके पैसे, आपके नुकसान और आपके डर से जुड़ा होगा। क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इंसान लॉस में जुआ क्यों खेलने लगता है और मुनाफे में डर क्यों जाता है। पार्ट 3 में आपने देखा कि ओवर कॉन्फिडेंस कैसे इंसान को अंदर से अंधा बना देता है। और अब बात आती है उस जगह की जहां सबसे ज्यादा फैसले टूटते हैं,
पैसा और नुकसान की भावना। यहां से शुरू होती है प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जिसका मतलब यह है कि इंसान मुनाफे में सेफ खेलता है और नुकसान में जुआ खेलने लगता है। यानी जब पैसा मिलने की बात आती है तो इंसान चाहता है कि जो सामने मिल रहा है उसे तुरंत पकड़ ले, लेकिन जब पैसा जाने का डर होता है तो इंसान रिस्क लेने लगता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि 50,000 रुपए गारंटीड मिलेंगे या फिर 50% चांस में 1 लाख मिलेंगे और 50% में कुछ नहीं मिलेगा, तो ज्यादातर लोग गारंटीड 50,000 चुनते हैं। लेकिन जब यही सवाल नुकसान में बदल दिया जाता है कि 50,000 गारंटीड चले जाएंगे या फिर 50% चांस में 1 लाख और 50% में कुछ नहीं जाएगा, तो ज्यादातर लोग जुए वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। जबकि नंबर वही रहते हैं, सिर्फ भावना बदलती है। और यही वजह है कि शेयर मार्केट में लोग छोटा प्रॉफिट मिलते ही बेच देते हैं, लेकिन बड़ा लॉस पकड़कर बैठे रहते हैं, क्योंकि दिमाग लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहता। लॉस एवर्जन की वजह से नुकसान का दर्द मुनाफे की खुशी से 2 गुना ज्यादा लगता है। इसी वजह से लोग गलत रिश्ते नहीं छोड़ पाते, गलत बिजनेस पार्टनर के साथ हटके रहते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट को पकड़कर बैठे रहते हैं। फिर आता है एंडाउमेंट इफेक्ट, जिसमें जो चीज हमारी होती है वो हमें ज्यादा कीमती लगती है। जैसे अपना पुराना फोन 5,000 में बेचना मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरे का वही फोन 3,000 में भी महंगा लगता है। इंसान अपने फेल होते बिजनेस को भी इसी वजह से छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो कहता है ये मेरा सपना है, जबकि नंबर साफ साफ बता रहे होते हैं कि रास्ता गलत है। और फिर आता है फ्रेमिंग इफेक्ट, जिसमें एक ही बात अगर अलग तरीके से कही जाए तो फैसला पूरी तरह बदल जाता है। जैसे डॉक्टर कहे कि सर्जरी में 90% लोग बच जाते हैं, तो इंसान हाँ कह देता है, और वही डॉक्टर ये कह दे कि इसमें 10% लोग मर जाते हैं, तो इंसान डर जाता है। डेटा वही होता है, लेकिन दिमाग पैकेजिंग देखकर फैसला बदल देता है। इसके ऊपर से दिमाग बुरी घटनाओं को अच्छी घटनाओं से ज्यादा मजबूती से याद रखता है। एक नुकसान 10 फायदों पर भारी पड़ जाता है, एक अपमान 10 तारीफों को दबा देता है। और इसी वजह से इंसान पैसों के मामले में इमोशनल हो जाता है, घबराहट में ट्रेड करता है, गुस्से में फैसले करता है और डर में भागने लगता है, और बाद में कहता है वक्त खराब था। जबकि सच्चाई ये होती है कि वक्त नहीं, उस वक्त उसका दिमाग खराब हालत में फैसले ले रहा होता है। और अभी आपने देखा कि पैसा और भावना मिलकर कैसे इंसान को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अगले और आखिरी पार्ट में हम देखेंगे कि इंसान अपनी जिंदगी असल में किसके लिए जीता है, अपने आज के लिए या अपनी यादों के लिए। पार्ट 4 तक आपने देखा कि पैसा, डर और लालच कैसे इंसान के फैसलों को हिला देते हैं। लेकिन अब हम अपने सफर के सबसे गहरे सच पर पहुंचते हैं, जहां से इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी बनती है। और वो है टू सेल्फ का कॉन्सेप्ट, यानी इंसान के अंदर 2 अलग अलग रूप होते हैं। एक एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो हर पल दर्द, खुशी, थकान, टेंशन और सुकून महसूस करता है, और दूसरा रिमेंबरिंग सेल्फ, जो बाद में बैठकर पूरी जिंदगी की कहानी बना देता है कि मेरी लाइफ कैसी थी। दिक्कत यह है कि इंसान रोज का दर्द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के लिए सहता है, लेकिन बड़े बड़े फैसले रिमेंबरिंग सेल्फ को खुश करने के लिए लेता है। दिमाग पूरी जिंदगी को याद नहीं रखता, बल्कि सिर्फ 2 चीजें याद रखता है, सबसे तेज भावनात्मक पल और आखिरी पल। बाकी सब धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। जैसे अगर 7 दिन की ट्रिप में 6 दिन बहुत अच्छे हों और 7वें दिन झगड़ा हो जाए, तो रिमेंबरिंग सेल्फ पूरी ट्रिप को खराब घोषित कर देता है, भले ही एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ने 6 दिन पूरी खुशी महसूस की हो। यही वजह है कि इंसान कई साल स्ट्रेस में नौकरी करता है, टॉक्सिक माहौल झेलता है, सेहत को नजरअंदाज करता है, और अगर आखिर में सब ठीक दिख जाए तो रिमेंबरिंग सेल्फ बोल देता है कि लाइफ ठीक थी। जबकि सच्चाई ये होती है कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ रोज अंदर ही अंदर टूट रहा था। इसलिए असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपको कैसे याद करेंगे, बल्कि ये होना चाहिए कि आप रोज कैसा महसूस कर रहे हो। इंसान अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह याद रखता है, और हर कहानी में एक हीरो होता है, एक संघर्ष होता है और एक टर्निंग पॉइंट होता है।
अब सवाल यह है कि आप अपनी कहानी के हीरो हो या किसी और की कहानी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर जी रहे हो। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए जी रहे हो, सिर्फ समाज को खुश करने के लिए फैसले ले रहे हो और सिर्फ डर के सहारे आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपनी कहानी नहीं लिख रहे। आप किसी और की लिखी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। इस पूरी किताब का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका सिस्टम एक आपको जिंदा रखता है, लेकिन आपका सिस्टम दो आपको बेहतर जिंदगी देता है। सिस्टम एक कहता है डर जाओ, सेफ खेलो, भीड़ के साथ चलो, और सिस्टम दो कहता है रुको, सोचो और फिर डिसीजन लो। जिंदगी उन ही लोगों की बदलती है जो सिस्टम एक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कंट्रोल सिस्टम दो को देते हैं। क्योंकि जो इंसान ऑटोमेटिक जिंदगी जीता है वो ऑटोमेटिक ही पछताता है, और जो इंसान सोचकर जिंदगी जीता है वो सोचकर रिस्क भी लेता है और सोचकर जीतता भी है। और अब जब आपने अपनी सोच का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लिया है, तो अगला कदम है अपने पैसों की सोच को सही दिशा देना। क्योंकि अगर दिमाग सही तरह से पैसा नहीं सोचता, तो जिंदगी कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट खाली ही रह जाता है।